हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? बहुत बढ़िया। चलो, बहुत बढ़िया, बढ़िया ही रहना चाहिए भाई। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कोलिजन सीरीज हमारी चल रही है और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नेक्स्ट टॉपिक बच्चों। और आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं टू डायमेंशनल कोलिजन। वन डायमेंशनल कोलिजन के बारे में मैं आपको काफ़ी कुछ बता चुका हूँ 3 वीडियोज़ में, बहुत डिटेल में, कि इलास्टिक क्या होती है, इन इलास्टिक क्या होती है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है और उसको कैसे हैंडल करना है और उसके न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करना है। आज की क्लास में बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टू डायमेंशनल कोलिजन, यानी कि जो बॉडीज हमारी कोलाइड कर रही हैं वो अपनी लाइन ऑफ कोलिजन छोड़ सकती हैं। अभी तक तो हमने सिर्फ हेड ऑन कोलिजन डिस्कस किया कि बॉडीज इसी लाइन के अलोंग चल रही हैं, ऐसे या ऐसे, कोलिजन के बाद भी इसी लाइन के अलोंग रहेंगी, कोलिजन से पहले भी इसी लाइन के अलोंग है। लेकिन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टू डायमेंशनल कोलिजन, कि कोलिजन से पहले एक बॉडी ऐसे आ रही है, दूसरी कहीं और से आ रही है, फिर कोलिजन के बाद कहीं और चली गई। ठीक है, टू डायमेंशनल कोलिजन। देखो कुछ इस तरीके का केस समझने से पहले हमको दो टर्म्स यहां पर समझनी पड़ेंगी बच्चों। वन इज कॉल्ड द कॉमन नॉर्मल एंड अदर वन इज कॉल्ड कॉमन टेंजेंट। कॉमन नॉर्मल एंड कॉमन टेंजेंट। ठीक है, कॉमन नॉर्मल को हम लोग लाइन ऑफ इम्पैक्ट भी बोल सकते हैं। यही इंपॉर्टेंट लाइन होती है कोलिजन के केस में। क्या होता है बच्चों, जैसे दो बॉडीज कोलाइड करी हैं, ठीक है, टू डायमेंशनल कोलिजन की बात करते हैं। एक बॉडी ये रही और दूसरी बॉडी ये रही। हेड ऑन कोलिजन होती वन डायमेंशनल कोलिजन अगर ये एक दूसरे की तरफ कुछ इस तरीके से आ रही होती कि ये दोनों इनके सेंटर्स हैं और ये इनके सेंटर्स को ज्वाइन करती हुई लाइन है। इस लाइन के अलोंग अगर ये आती, ऐसे आ रही है, मतलब मान लो v1 वेलोसिटी से, और ये इसकी तरफ आ रही है v2 वेलोसिटी से, या ये इधर जा रही है, लेकिन इनकी जो वेलोसिटीज हैं दे आर एक्टिंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू बॉडीज, तो वो वन डायमेंशनल कोलिजन है ना। उसी को तो हेड ऑन कोलिजन बोलते हैं कि उनकी वेलोसिटीज किसके अलोंग एक्ट कर रही है, इनकी वेलोसिटीज एक्ट कर रही है उस लाइन के अलोंग जो इन दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन कर रही है। इस लाइन को बच्चों बोलते हैं लाइन ऑफ इंपैक्ट। लाइन ऑफ इंपैक्ट, और इसी को हम लोग बोलेंगे कॉमन नॉर्मल। CN से हम लिख देते हैं इसको, कॉमन नॉर्मल CN, कॉमन टेंजेंट CT। ठीक, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ इंपैक्ट या कॉमन नॉर्मल। कॉमन नॉर्मल क्यों बोलते हैं बच्चों, देखो जब ये दोनों आपस में कोलाइड करेंगी, सिचुएशन तब ऐसी होगी, है ना, सिचुएशन तब ऐसी होगी जब ये दोनों आपस में कोलाइड करेंगी। तो जब ये दोनों आपस में कोलाइड करेंगी तब इनका जो सरफेस है, जो कांटेक्ट में है ड्यूरिंग कोलिजन, अगर मैं उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, यानी एक ऐसी लाइन ड्रॉ करूं जो दोनों के लिए टेंजेंट हो, जब वो दोनों टकराई तो जो उनके सरफेसेस कांटेक्ट में हैं उनकी एक कॉमन टेंजेंट होगी, है ना। एक ऐसी लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे जो दोनों के लिए टेंजेंट हो, वो है ये, इसको हम लोग बोलेंगे कॉमन टेंजेंट। और इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन, ठीक इसी पॉइंट से जहां पर ये टेंजेंट है, टेंजेंट क्या होती है, एक ही पॉइंट को टच करती हुई जाती है ना, जिस पॉइंट पे ये टेंजेंट है उस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे अगर, तो वो दोनों के सेंटर से पास होगी। फिलहाल मैं ये मान रहा हूं कि बॉडी स्फेरिकल है, किसी भी शेप की बॉडीज के लिए कोलिजन हो सकता है, लेकिन मान लो ज्यादातर केसेस में, हमारे ज्यादातर क्वेश्चंस में बॉडीज क्या है, स्फेरिकल हैं। तो अगर ये स्फेरिकल हैं, उसकी बात अभी कर रहे हैं कि अगर कॉमन टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करोगे एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो ये कहां से पास होगी, ये दोनों के सेंटर से पास होगी। इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं कॉमन नॉर्मल। कॉमन नॉर्मल, समझ में आई बात। तो अगर वेलोसिटीज कॉमन नॉर्मल के अलोंग ही हो, चाहे इस तरफ हो, चाहे इसकी वेलोसिटी इस तरफ होती, ये दूर भाग रही होती इससे, और ये इसकी तरफ आ रही होती, या ये इधर जा रही होती, ये इधर जा रही होती, कहीं पर भी, लेकिन वेलोसिटीज एक्ट करती हैं लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग या कॉमन नॉर्मल के अलोंग, तो वो होता है वन डायमेंशनल कोलिजन।
अगर वेलोसिटीज लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग एक्ट ना करें, इधर उधर करें, अभी डायग्राम बना के दिखाता हूं, इधर उधर करें, तो वो क्या होता है, वो होती है टू डायमेंशनल कोलिजन। ठीक है, डायग्राम बना के दिखाऊं उसका, देखो ये बन जाएगी आपकी टू डायमेंशनल कोलिजन। जैसे एक बॉडी ये है, कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद दोनों का केस दिखाता हूं। एक ये है, ये रही इन दोनों की कॉमन नॉर्मल, है ना। तो मान लो ये जा रही है इधर, यहां ऐसे तो ये टकराएंगी ही नहीं, ये जा रही है इधर v1 वेलोसिटी से, ये जा रही है ऐसे v2 वेलोसिटी से। अब इनकी वेलोसिटीज क्या इनकी कॉमन नॉर्मल के अलोंग एक्ट कर रही हैं? नहीं ना, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं पे जाके टकराएंगी। इनकी वेलोसिटीज कॉमन नॉर्मल के अलोंग तो नहीं एक्ट कर रही, ये फिर भी कहीं ना कहीं जाके टकराएंगी। तो ये वाली जो कोलिजन है ये टू डायमेंशनल कोलिजन है, क्योंकि वेलोसिटीज आर नॉट अलोंग द कॉमन नॉर्मल। कोई भी एक वेलोसिटी भी अगर कॉमन नॉर्मल के अलोंग ना हो तो वो 2D कोलिजन है, चाहे कोलिजन से पहले चाहे कोलिजन के बाद में। देखो 4 वेलोसिटीज होती हैं, u1 u2 v1 v2। अगर आपकी ये चारों में से एक भी वेलोसिटी कॉमन नॉर्मल के अलोंग ना आए तो वो आपकी क्या कहलाती है, टू डायमेंशनल कोलिजन। लेकिन बच्चों अगर u1 u2 दोनों कॉमन नॉर्मल के अलोंग है तो वो 1 डायमेंशनल कोलिजन है, और हेड ऑन कोलिजन में तब तो v1 v2 भी कॉमन नॉर्मल के अलोंग ही रहेंगी, है ना। सो u1 u2 में से कोई एक वेलोसिटी, दोनों तो हो ही सकती हैं, u1 u2 में से यानी कोलिजन से पहले कोई एक वेलोसिटी भी अगर कॉमन नॉर्मल के अलोंग नहीं है तो वो हमारी क्या हो जाएगी, टू डायमेंशनल कोलिजन हो जाएगी। ठीक है, तो इसका फंडा क्या है, इसका साइंस क्या है। चलो ये तो हो गया हमारा सीन बिफोर कोलिजन, है ना, दिस इज बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या होगा, ये ऐसे जाती 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 सपोज यहां पहुंच गई। आफ्टर कोलिजन मतलब ड्यूरिंग कोलिजन, नॉट आफ्टर कोलिजन, ये जाती जाती यहां पहुंच गई, है ना, यहां पे। ठीक, और ये आती आती सपोज इसके अलोंग आ रही है, यहां ये कब टकराई, मान लो जब इसका सेंटर यहां पहुंच गया, ये कोलिजन हो गई दोनों। ठीक, समझ में आई बात। अच्छा, अब इनका कॉमन नॉर्मल है ये, इसकी वेलोसिटी है ये और इसकी वेलोसिटी है ये, दिस इज ड्यूरिंग कोलिजन। समझ में आई बात बच्चों। सो क्या होगा, आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूं, तभी आप इसके 2D के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। आपको कंपोनेंट्स तो लेने आते ही हैं, है ना। थीटा एंगल पे क्या होता है, वेलोसिटी कंपोनेंट v cos थीटा। दूसरा वाला कंपोनेंट क्या होता है, v sin थीटा। कंपोनेंट लेने तो आपको आते ही हैं, पूरा वेक्टर सिखा चुका हूं, मैकेनिक्स सिखा चुका हूं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो भी वेलोसिटीज हैं, अभी मैं बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जांपल दूंगा, जो भी वेलोसिटीज हैं उनके कंपोनेंट्स आपको, दोनों बॉडीज की वेलोसिटीज के कंपोनेंट्स लेने हैं अलोंग द कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन एंड अलोंग कॉमन टेंजेंट डायरेक्शन। किस किस के अलोंग लेने हैं, कॉमन नॉर्मल के अलोंग और कॉमन टेंजेंट के अलोंग। और उसके बाद आपने कॉमन टेंजेंट वाले कंपोनेंट्स को बिल्कुल भूल जाना है। आप सोचो वो है ही नहीं, अब ऐसा कैसे करें भैया, हैं तो, लेकिन उनका बाद में हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पहले स्टेप में उनको बिल्कुल भूल जाओ। आपने सिर्फ कौन से कंपोनेंट्स लेने हैं, आपने कंपोनेंट्स लेने हैं जो कॉमन नॉर्मल के अलोंग है, यानी अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू बॉडीज। और उन दोनों कंपोनेंट्स को लेके आपने बिल्कुल ऐसे मानना है कि ये हेड ऑन कोलिजन का क्वेश्चन है, और सारे वही फॉर्मूले लगाने, सारे वही कॉन्सेप्ट लगाने जो हमने हेड ऑन कोलिजन के लिए लगाए थे। समझ में आई बात। दूसरे कंपोनेंट्स का क्या बच्चों, तो जरा बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अभी लॉजिक बताऊंगा इसका। दूसरे कंपोनेंट्स जो हैं यानी कॉमन टेंजेंट के अलोंग जो कंपोनेंट्स हैं वो कभी चेंज नहीं होते, वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो किसी भी टाइम पे उठा के उसको दोबारा लगा दो, वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा। देखो जब दो बॉडीज कोलाइड करती है ना बच्चों, जब वो टेढ़ी भी कोलाइड करी है, जैसे ये दो बॉडीज कोलाइड करी, ये दो बॉडीज यहाँ पे कोलाइड करी, ये इधर जाना चाह रही थी, ये इधर जाना चाह रही थी, लेकिन ये कोलाइड करी, तो ये दोनों एक दूसरे पे इंपल्स लगाती हैं। अब ये इंपल्स क्या बला है, इंपल्स आपको पढ़ाया हुआ है पूरा। इंपल्स मतलब बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए फोर्स लगाती हैं। चलो आपको इंपल्स में कंफ्यूजन हो रही है तो हम लोग बोलते हैं कि फोर्स लगाती है ना, लेकिन ये फोर्स हमेशा कैसे लगाती हैं, ये बॉडीज फोर्स हमेशा एक दूसरे पे, जैसे ये इस पे फोर्स लगाएगी ऐसे और ये लगाएगी ऐसे, ये ऐसे, समझ रहे हो, ये इधर से आई, ये इधर से आई, ठा, ऐसे जाके ऐसे ठा, ये इधर फोर्स लगाएगी, इधर फोर्स लगाएगी। फोर्स हमेशा
कॉमन नॉर्मल के अलोंग ही लगती है। और अगर फोर्स कॉमन नॉर्मल के अलोंग लगती है बच्चों, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगती है उसी डायरेक्शन में तो वेलोसिटी चेंज होगी। F इक्वल टू ma, तो जिधर F उधर a मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ना। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी उसी डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज होगी, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाली वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होगी, क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट होता ही नहीं है। अगर ये F इस पे ऐसे लग रहा है तो इस F का इधर कोई कंपोनेंट नहीं होगा। ये F इस पे ऐसे लग रहा है तो इस F का इधर और इधर कोई कंपोनेंट नहीं होगा। तो परपेंडिकुलर कॉमन नॉर्मल के अलोंग जो वेलोसिटीज हैं वो चेंज होंगी, क्योंकि कॉमन नॉर्मल के अलोंग ही फोर्स है। कॉमन नॉर्मल के परपेंडिकुलर यानी इस कंपोनेंट इस तरफ वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि इस तरफ फोर्स का कोई कंपोनेंट है ही नहीं। इसकी इधर वाली वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, सिर्फ इधर वाली वेलोसिटी चेंज होगी, है ना। तो जो कॉमन टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटीज हैं बच्चों, जो कॉमन टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटीज हैं, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उन पे हमको कोई फॉर्मूला कोई कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं लगाना है, क्योंकि वो वैसी की वैसी रहती है। हमें सिर्फ मतलब है कॉमन नॉर्मल के अलोंग जो वेलोसिटीज हैं वही चेंज होती हैं। और जो भी आपने अभी तक फॉर्मूले सीखे हैं, आपने ई कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगाना सीखा है आपने, और जो भी फॉर्मूले सीखे हैं कि फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालें। अब आपको फॉर्मूला लगाना है, जो v1 v2 का फॉर्मूला बताया था कि फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालें, वो फॉर्मूला ऑब्वियसली कॉमन नॉर्मल के अलोंग जो वेलोसिटीज है उन्हीं पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि कॉमन टेंजेंट वाली तो चेंज ही नहीं होती, उन्हें क्या करोगे निकाल के। समझ में आ रही है बात? ओके, तो आप इनके कुछ स्टेप्स बना लो और वो याद रखो। हालांकि फिर अगर मैं इसको स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 करके बताऊंगा तो आप सोचोगे कि पता नहीं कोई पर्टिकुलर प्रोसीजर है। वो स्टेप्स कुछ भी नहीं है बच्चों, सिंपल सी बात है। कॉमन नॉर्मल के अलोंग ही वेलोसिटीज चेंज होती है, कॉमन टेंजेंट के अलोंग नहीं चेंज होती। और कॉमन नॉर्मल के अलोंग सारे वही फॉर्मूले लगाने हैं जो 1D के लिए लगाए। और मैं ये होप कर रहा हूं कि आप जो ये लेक्चर देख रहे हो 1D वाली कोलिजन को ऑलरेडी देख चुके हो, तीनों लेक्चर्स को, और अच्छे से समझ चुके हो। ठीक, आओ एग्जाम्पल्स करें। देखो बच्चों, अच्छा दूसरी बात इंपॉर्टेंट बात मैं भूल गया बताना बच्चों, मोमेंटम कंजर्वेशन। आपको पता है इलास्टिक कोलिजन हो, इनइलास्टिक कोलिजन हो, मोमेंटम कंजर्वेशन तो हर जगह लगेगा ना भाई। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आप क्या करो, अपनी कोलिजन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। तो आप लगा सकते हो मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस अलग से, मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग वाई एक्सिस अलग से, है ना। वो तो नॉर्मल मैकेनिक्स का तरीका है कि अगर मुझे मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है 1D में तो मैं इसी के अलोंग लगाऊंगा, लेकिन अगर मेरा मोशन 2D में है तो मैं मोमेंटम के 2 कंपोनेंट्स बना के एक्स एक्सिस में अलग से मोमेंटम कंजर्वेशन लगाऊंगा, वाई एक्सिस में अलग से मोमेंटम कंजर्वेशन लगाऊंगा। ठीक, अभी करेंगे, सब बात समझ में आ जाएगी। देखो, मान लो ये एक सरफेस है और इस सरफेस के अलोंग एक बॉडी आई ऐसे, हाँ, m मास की, ये रेस्ट पे है। अभी मैं वहां से शुरुआत कर रहा हूं जहां से एक बॉडी या एक प्लेटफॉर्म जो है जिससे दूसरी बॉडी कोलाइड करी है वो रेस्ट पे है। हम लोग आगे उसकी भी बात करेंगे जब दोनों मूव कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, ये रेस्ट पे है। अगर ये रेस्ट पे है और ये बॉडी इसको कोलाइड करी और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है E इसके और इसके बीच में, क्वेश्चन है फाइंड फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। और एक चीज हमको यहां पर और दे रखी है, सपोज लो, क्या हो गया, ये नॉर्मल है, कॉमन नॉर्मल नहीं, मतलब कॉमन नॉर्मल भी हो सकता है, ये सरफेस के नॉर्मल है, ठीक है। मान लो ये एंगल दिया हुआ है अल्फा, ठीक। फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन। अच्छा, सिंपल सी बात है बच्चों, जब ये बॉडी इससे कोलाइड करेगी तो इस तरफ जाएगी, उसमें कोई साइंस फिजिक्स नहीं लगाना, बच्चा भी बता सकता है। जब ये इससे कोलाइड करेगी तो इस तरफ जाएगी, तो इससे कोलाइड करके और इस तरफ चली गई। फाइंड फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। एंड एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, एंगल ऑफ फाइनल वेलोसिटी विद नॉर्मल या विद सरफेस। एक निकालोगे तो दूसरा तो निकाल ही लोगे, है ना। तो विद नॉर्मल से फाइनल वेलोसिटी का एंगल क्या है। ओके, अच्छा बच्चों, ये मान लो इधर आ रही है v वेलोसिटी से, ऐसा हमको गिवन है, समझ गए बात को। तो इसकी वेलोसिटी है v, इसकी जो वेलोसिटी है, दूसरे कलर का मार्कर लगेगा जी यहाँ पे, इसकी जो वेलोसिटी है वो है ये v। ओके,
अब ये बॉडी जब यहाँ पे टकराएगी तो ये इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है v, तो इसके दो कंपोनेंट्स कर लो, इसके दो कंपोनेंट्स कर लो। ये जो जब ये बॉल इस सरफेस पे होगी ऐसे, तो ये कॉमन टेंजेंट होगा, है ना, ये सरफेस ही खुद ही कॉमन टेंजेंट है, यही तो लाइन है जो बॉल को एक जगह पर टच कर रही है और ये सरफेस के अलोंग है पूरा। सो दिस इज द कॉमन टेंजेंट एंड दिस इज कॉमन नॉर्मल, यानी कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन हमने ड्रॉ करी है, यही कॉमन नॉर्मल है। तो हमने अपनी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स बनाने हैं, कॉमन टेंजेंट और कॉमन नॉर्मल के अलोंग। इफ दिस एंगल इज अल्फा, दिस इज ऑल्सो अल्फा, सो दिस इज v cos अल्फा एंड दिस वन इज v sin अल्फा। कॉमन टेंजेंट के अलोंग कौन सा कंपोनेंट आया बच्चों? कॉमन टेंजेंट के अलोंग कंपोनेंट आया v sin अल्फा, है ना, और ये कंपोनेंट कभी भी बदलेगा नहीं, यानी कि टकराने के बाद जब ये बॉडी यहां पहुंच चुकी है, सो दिस कंपोनेंट इज ऑल्सो v sin अल्फा। बदलेगा तो ये बदमाश कॉमन नॉर्मल के अलोंग जो है ना। और ये कैसे बदलेगा? अच्छा, अब आप थोड़ी देर के लिए सिर्फ कॉमन नॉर्मल वाले कंपोनेंट को ही कंसीडर करो, दूसरे वाले को बिल्कुल भूल जाओ। आप ये सोचो 1D का क्वेश्चन है, सिर्फ कॉमन नॉर्मल वाले को मैं कंसीडर करूं, यानी बॉल ऐसे आ रही है, और पिछले ही लेक्चर में बताया है जब वो एक स्टेशनरी प्लेटफॉर्म को हिट करती है और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है E, तो कितनी वेलोसिटी से वापस जाती है? E इंटू जितनी वेलोसिटी से आई थी, है ना। तो ये अगर v cos अल्फा है तो इसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन वाली को ना हम लोग ब्लू से लिख लेते हैं ना, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। आफ्टर कोलिजन ये तो v sin अल्फा ही रहेगा बच्चों, और ये क्या हो जाएगा? ev cos अल्फा, क्योंकि ये किससे आई थी? v cos अल्फा से, तो वापस किससे जाएगी? ev cos अल्फा से। जो कॉमन नॉर्मल के अलोंग है वो बिल्कुल 1 डायमेंशनल वाले फंडे लगाने आपने उस पे, बाकी आप भूल जाओ, बिल्कुल बाकी आप थोड़ी देर के लिए भूल ही जाओ कि वो 2 डायमेंशन का क्वेश्चन है। इस पे आपने 1 डायमेंशनल वाले फंडे लगाने हैं पूरे। तो 1 डायमेंशन में ये होता है कि एक स्टेशनरी प्लेटफॉर्म को v cos अल्फा से अगर v वेलोसिटी से मतलब बॉडी आके हिट करती है तो ev से बाउंस बैक करती है। बताया था, पिछले वाला ही लेक्चर है, खोल के देख सकते हो अगर अभी तक नहीं देखा है तो, ठीक है। तो ये v cos अल्फा था, तो ये किससे बाउंस बैक करेगी? ev cos अल्फा से। ये है ev cos अल्फा, समझ गए बात। और ये अब इसको वापस कंसीडर करो, है तो ये 2 डायमेंशनल मोशन ना, इसको वापस कंसीडर करो तो v sin अल्फा इस तरफ इसकी वेलोसिटी है, ev cos अल्फा इस तरफ इसकी वेलोसिटी है, दो वेलोसिटीज हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है v डैश, जो हमको निकालना है फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, वो क्या होगी? वो होगी अंडर रूट रिजल्टेंट ev cos अल्फा का स्क्वायर प्लस v sin अल्फा का स्क्वायर, e स्क्वायर v स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस v स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा। v स्क्वायर कॉमन आ गया, v बाहर चला गया, अंडर रूट e स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा। दिस इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ दिस बॉल आफ्टर कोलिजन। क्लियर? समझ में आया? ओके। दूसरा हमसे क्या पूछा है बच्चों? दूसरा हमसे पूछा है कि एंगल ऑफ फाइनल वेलोसिटी विद नॉर्मल से फाइनल वेलोसिटी का एंगल क्या होगा? अच्छा, मान लो ये है नॉर्मल से फाइनल वेलोसिटी का एंगल थीटा, ठीक। तो ये थीटा है, टंग टंग टंग, ये भी थीटा होगा, है ना, ये है ना, ये भी थीटा होगा। इस वाले ट्राइंगल को जरा कंप्लीट करो। ये है ev cos अल्फा और ये था हमारा v sin अल्फा। तो बताओ इस वाले ट्राइंगल में tan थीटा क्या होगा? tan थीटा होगा v sin अल्फा अपॉन ev cos अल्फा, v से v कट गया, 1 अपॉन e tan अल्फा। थीटा चाहिए हमें, है ना, थीटा, तो थीटा क्या होगा? tan इनवर्स ऑफ दिस। क्लियर? कोई दिक्कत ही नहीं है यार, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम इसमें बिल्कुल 1D वाला ही फंडा लगा रहे हैं तो दिक्कत क्या है? 1D वाले फंडे तो हम लोग ऑलरेडी समझ ही चुके हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसी केस को थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए,
जैसे हमने अभी पिछले ही लेक्चर में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाले लेक्चर में हमने काफ़ी चीज़ें डिराइव करी थी कि एक बॉडी को अगर मैंने ऐसे छोड़ा तो वो कई बार बाउंस करेगी, है ना, तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी और टोटल कितना टाइम लगाएगी, वो सारी चीज़ें। तो कुछ यहाँ पर भी ऐसा ही कर लेते हैं, थोड़ी आपकी और प्रैक्टिस हो जाए बस इसलिए। ठीक, अब जैसे ये बॉडी यहाँ से बाउंस बैक करी है तो इसका पाथ क्या होगा, ये पिछले वाले क्वेश्चन की कंटिन्यूएशन में हम लोग चल रहे हैं। ये बॉडी यहां से बाउंस बैक करी है तो बच्चों इसका पाथ क्या होगा, ये ऐसे जाके ऐसे तो जाती नहीं रहेगी, है ना, ये ऐसे जाके ऐसे गिरेगी। अब जब ये ऐसे गिरेगी तो ये दोबारा बाउंस करेगी। जब ये दोबारा बाउंस करेगी तो देखते हैं क्या होता है। चलो, इसके क्या कंपोनेंट्स थे, ये वाला कंपोनेंट क्या आया था, v साइन अल्फा, और ये वाला कंपोनेंट आया था ई वी कॉस अल्फा, और ये एंगल था अल्फा, है ना। ये दोनों कंपोनेंट हमको पता है। और ये क्या बन रहा है, ये तो प्रोजेक्टाइल मोशन बन रहा है। और प्रोजेक्टाइल मोशन का ये क्या हो गया, प्रोजेक्टाइल मोशन का ये हो गया ux, और ये प्रोजेक्टाइल मोशन का क्या हो गया, ये प्रोजेक्टाइल मोशन का हो गया uy। अगर आपको ux और uy पता हो बच्चों तो आप क्या निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो उसका सब कुछ, उसकी रेंज निकाल सकते हो, मैक्सिमम हाइट उसने कितनी अटेन करी है वो निकाल सकते हो। फॉर्मूले याद है कि भूल गए? देखो, रेंज का फॉर्मूला था बच्चों, रेंज का फॉर्मूला था u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ठीक है, अब यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा है ये वाला एंगल जो हमें नहीं पता, मतलब हमें ये वाला एंगल पता है, हम उसको 90 से माइनस करें फिर ये वाला निकालें तो कहानी थोड़ी लंबी हो जाएगी। रेंज को एक और तरीके से हम याद रख सकते हैं, साइन 2 थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। साइन 2 थीटा, थोड़ा सा मैथ्स लगाओ, ये फॉर्मूला होता है उसका। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू यू साइन थीटा इंटू यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी, है ना। तो आर क्या हो गया, यू साइन थीटा क्या है बच्चों, याद करो प्रोजेक्टाइल मोशन में ये एंगल थीटा था ना, तो ये वाला कंपोनेंट था यू कॉस थीटा और ये वाला कंपोनेंट था यू साइन थीटा, है ना। तो 2 यू वाई इंटू यू एक्स बाय जी, दिस इज द रेंज। दिख रहा है ना, हाँ, ये नीचे जी है बच्चों, है ना, थोड़ा सा कट गया, नीचे जी है। ठीक, सो ये लगाओ यहाँ पे, कितनी रेंज होगी इसकी, रेंज कितनी होगी 2 इंटू वी साइन अल्फा, है ना, 2 इंटू यू एक्स, 2 इंटू यू एक्स इंटू यू वाई क्या है ई वी कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय जी। ठीक, तो क्या आई रेंज, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन 2 अल्फा इंटू वी ई वी स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाय जी, ई वी स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाय जी। समझ में आई बात? ओके, अच्छा यहीं रुक जाएं, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जब ये यहां टकराएगी, जब ये यहां टकराएगी तो इसकी देखो, जब ये टकरा के बाउंस बैक करेगी, दोबारा बाउंस बैक करेगी बच्चों, तो इसकी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो अभी भी क्या रहेगा, इसकी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वही रहेगा जो पहले था, यानी कि v साइन अल्फा। लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, जितनी वेलोसिटी से ये उठी थी उतनी वेलोसिटी से ही ग्राउंड को हिट करेगी वर्टिकल में, बेसिक काइनेमेटिक्स। कितनी से उठी थी, ई वी कॉस अल्फा, तो ग्राउंड को भी हिट करेगी ई वी कॉस अल्फा से, लेकिन फिर उठेगी किससे, फिर से ई मल्टीप्लाई करो, ई स्क्वायर वी कॉस अल्फा से, जो कि ऑब्वियसली ई वी कॉस अल्फा से कम होगा, है ना। ई वी कॉस अल्फा से कम क्यों होगा, क्योंकि ई की वैल्यू 1 से छोटी होती है, तो वो एक और मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट और कम हो जाएगा, तो इसकी वेलोसिटी वर्टिकल वाली और कम है, तो ये ऐसे। एंड अब कितनी वेलोसिटी से उठेगा, समझ गए ना बात, इसकी ये वाली वेलोसिटी तो अभी भी क्या रहेगी, v साइन अल्फा। और अगर
इसकी वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट कम हो गया है बच्चों, हॉरिजॉन्टल वही रहा है, 2 वही रहा है, जी रहा है, तो रेंज कम हो जाए, है ना, समझ में आई बात। तो ये वाली रेंज ज़्यादा है, ये वाली रेंज कम है। फिर से ई मल्टीप्लाई करो, ई क्यूब वी कॉस अल्फा। ये कौन सा बाउंस है? ये पहला बाउंस है, पहला बाउंस है, उस पर कितनी वेलोसिटी? ई वी कॉस अल्फा। ये दूसरा बाउंस है, ई स्क्वायर वी कॉस अल्फा। ये तीसरा बाउंस है, ई क्यूब वी कॉस अल्फा। फिर चौथा बाउंस होगा, पांचवा बाउंस होगा, ऐसे। और nth बाउंस पे, ये रहा इसका nth बाउंस, मान लो इस पे कितनी होगी इसकी ये वाली वेलोसिटी? ई एन वी कॉस अल्फा। और ये वाली कितनी रहेगी? वी साइन अल्फा। तो बताओ nth बाउंस के बाद इसकी रेंज क्या होगी? nth बाउंस के बाद इसकी रेंज होगी 2 e टू द पावर n v कॉस अल्फा, y वाली, है ना, इंटू v साइन अल्फा डिवाइडेड बाय g। ये कितनी आएगी? e टू द पावर n v स्क्वायर साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाय g। समझ में आ रहा है? कितनी सिंपल सी चीज़ है यार, कुछ भी नहीं है, वन डायमेंशनल कोलिजन है और कुछ भी नहीं है। सो आप इसको और आगे सॉल्व कर सकते हो, टाइम पीरियड निकालने की कोशिश करो, मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करी है हर एक उसमें उसकी कोशिश करो। भाई हाइट के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा? हाइट तो सिर्फ डिपेंड करती है वर्टिकल वाले पे, है ना, और हाइट कितनी होती है? ई स्क्वायर इंटू एच। जितनी हाइट से वो पहले गिरी है, ये हाइट जो है, ये वाली हाइट होगी ई स्क्वायर इंटू दिस हाइट। लेकिन आप ये खुद करो, मैं सारी चीज़ें तो आपको क्यों परोस के दूँ? आपको बोला आपके पास कमेंट बॉक्स है, कहीं पे भी अटको, कमेंट बॉक्स में सीधा कमेंट दाग दो, आपको सॉल्यूशन मिलेगा जितनी जल्दी कोशिश होगी। समझ में आई बात? तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो था एक मूविंग बॉल का स्टेशनरी प्लेटफॉर्म के साथ 2 डायमेंशनल कोलिजन, ठीक है, स्टेशनरी प्लेटफॉर्म के साथ। अब हम क्या करते हैं, एक मूविंग बॉल को स्टेशनरी बॉल के साथ ही जरा कोलाइड करा देते हैं। मान लो यहां पर एक बॉडी रखी है और ये रेस्ट पे है, ठीक, स्टेशनरी बॉल है ना, ये रेस्ट पे है, ठीक। यहां से एक बॉडी आ रही है और ये इधर आ रही है v वेलोसिटी से और ये इससे टकराती है। फाइंड द वेलोसिटीज ऑफ 2 बॉडीज आफ्टर कोलिजन गिवन दैट m दोनों का मास है और E1 है। वेरी सिंपल केस अगर मैं ले लूं अभी कि ये इलास्टिक कोलिजन है बट 2 डायमेंशन में है, ठीक, दोनों का मास क्या है? बराबर है। तो देखो जरा, जब ये इससे कोलाइड करेगी, पहले तो ये देखो कि कोलिजन से पहले इनकी वेलोसिटीज क्या हैं। कोलिजन से पहले इसकी ये वाली वेलोसिटी, ये रहा इनका कॉमन नॉर्मल, मान लो ये एंगल है थीटा, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? थीटा। अभी इसकी हमें जरूरत नहीं है वैसे। तो इसकी वेलोसिटी कंपोनेंट्स इधर कॉमन नॉर्मल के अलोंग v cos थीटा, इसका तो 0, और तो ये कितना हो गया? v sin थीटा। जो भी चेंज आएगा इस पे आएगा, इस पे नहीं आएगा, जो भी चेंज आएगा इस पे आएगा। यानी कि इसको तो भूल ही जाओ। मान लो v cos थीटा वेलोसिटी से, कितनी सिंपल बात है, मेरे इसलिए हंसी आ रही, यानी कि v cos थीटा वेलोसिटी से हेड ऑन कोलिजन हो रहा है इन दोनों के बीच में, बस कुछ करना ही नहीं। अब इनकी वेलोसिटीज निकालो आफ्टर कोलिजन, इसकी भी वेलोसिटी निकालो कोलिजन के बाद कितनी होगी, इसकी भी वेलोसिटी निकालो कोलिजन के बाद कितनी होगी। दोनों का मास बराबर है। मैं कह रहा हूं इसको भूल जाओ, हेड ऑन कोलिजन हो रहा है, v cos थीटा से इसकी तरफ आ रही है ये, तो हम क्या करें? अच्छा, हेड ऑन कोलिजन हो रहा है, v cos थीटा से इसकी तरफ आ रही है, तो बच्चों जब इक्वल मास की बॉडीज में हेड ऑन कोलिजन होता है तो उनकी वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती हैं। आपको कोलिजन वाले, वन डायमेंशनल कोलिजन वाले टॉपिक के अंदर ये बात बताई गई है। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये दोनों टकराएंगी तो इसकी वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? इसकी वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट वो होगा जो इसका ये वाला कंपोनेंट है, यानी कि इसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन इधर क्या हो जाएगी? v cos थीटा। और जब ये इससे टकराएगी वेलोसिटीज एक्सचेंज होती हैं, इसकी उसको मिल जाती है, उसकी इसको मिल जाती है। इसकी कितनी है? 0, तो उसकी क्या हो जाएगी? 0। कौन सी वाली? मैं ये नहीं कह रहा हूं वो रुक जाएगी, कॉमन नॉर्मल के अलोंग, क्योंकि कॉमन नॉर्मल के अलोंग हम लोग ऐसे लेते हैं जैसे वन डायमेंशनल कोलिजन हो, हेड ऑन कोलिजन हो, ठीक है। जब ये दोनों टकराएंगी
ये यहाँ पे रखी हुई है ना। जब ये दोनों टकराएंगी, मान लो ये ऐसे चलती 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 यहाँ कहीं इससे कोलाइड करेगी ऐसे, है ना। जब ये दोनों कोलाइड करेंगी तो ये अपनी वेलोसिटी कॉमन नॉर्मल के अलोंग इसको दे देगी, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v cos थीटा। कॉमन टेंजेंट के अलोंग इसकी जो वेलोसिटी थी उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, कोलिजन के बाद भी वो क्या रहेगी, v sin थीटा। अच्छा, इसकी ये वाली वेलोसिटी हो जाएगी जीरो, क्योंकि कोलिजन से पहले इसकी ये वाली वेलोसिटी जीरो थी। तीनों वेलोसिटीज आ गई। चौथी, इसकी ये वाली वेलोसिटी क्या होगी, इसकी ये वाली वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, इसकी ये वाली वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। इसकी वाली वेलोसिटी चेंज क्यों नहीं होगी, क्योंकि कॉमन टेंजेंट वाली वेलोसिटी चेंज होती ही नहीं, और कॉमन टेंजेंट के अलोंग इसकी वेलोसिटी पहले भी जीरो थी, क्योंकि ये तो रेस्ट पे थी। चारों वेलोसिटीज की वैल्यूज आ गई हमारे पास, तो मतलब अब केवल दो वेलोसिटीज ही हैं। इसकी इधर वाली जीरो है, इधर वाली वेलोसिटी है इसमें सिर्फ, और इसमें सिर्फ इधर वाली वेलोसिटी है। और इन दोनों वेलोसिटीज के बीच में एंगल कितना है, ऑब्वियसली 90 डिग्री। ये किधर जा रही है, ये कॉमन नॉर्मल के अलोंग जा रही है, कॉमन टेंजेंट के अलोंग जा रही है। तो एंगल बिटवीन v sin थीटा एंड v cos थीटा इज 90 डिग्री, है ना। v sin थीटा और v cos थीटा के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर एक इक्वल मास की बॉडी एक अपने ही इक्वल मास की बॉडी को 2 डायमेंशनल हिट करे जब दूसरी वाली रेस्ट पे हो, है ना। एक स्टेशनरी बॉडी को सेम मास की बॉडी अगर हिट करे 2D में, तो कोलिजन के बाद दोनों किस वेलोसिटी से जाती हैं, किस डायरेक्शंस में जाती हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। और किस वेलोसिटी से जाती है वो तो मैंने बताई थी। समझ में आई बात। अच्छा, तो अब बॉडीज का भी कोलिजन हो गया, लेकिन एक रेस्ट पे थी। अब हम लेते हैं बिल्कुल ही जनरल अब हम लेते हैं बिल्कुल ही जनरल केस, जिसमें कि बॉडीज जो हैं दोनों ही मूव कर रही हूं, इक्वल मास की भी ना हो, और इलास्टिक या इनइलास्टिक कोई सी भी कोलिजन ना हो। बिल्कुल जनरल केस, है ना। मान लो एक बॉडी है ये, और ये इधर जा रही है 4 मीटर पर सेकंड से। मान लो इसका रेडियस है r, ठीक, ओके। दूसरी बॉडी है करीब यहां पे, सेम रेडियस की, और जो इस तरफ आ रही है मान लो 2 मीटर पर सेकंड से। डायग्राम दिख रहा है, थोड़ा लाइट तो नहीं हो गया, नहीं दिख रहा है ना। इस तरफ आ रही है 2 मीटर पर सेकंड से। मान लो इसका मास है 2 kg, इसका मास है 2 kg, और इसका मास है 4 kg, ठीक। इसका भी रेडियस r है, दोनों का रेडियस बराबर है, और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है मान लो 1/3, ठीक, ओके। क्वेश्चन वही हमारा, फाइंड फाइनल वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। दोनों की कोलिजन के बाद फाइनल वेलोसिटीज निकालो, एंड फाइंड के लॉस, काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस हुआ। काइनेटिक एनर्जी लॉस कैसे निकालते हैं और क्यों होता है, उस सब चीज़ों की डिस्कशन ऑलरेडी पिछले वाले लेक्चर्स में हो चुकी है ना। तो यहाँ पे तो हम लोग सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, आओ सॉल्व करें। देखो बच्चों, जब ये कोलाइड करेंगी तो सीन कुछ ऐसा होगा। ये ऐसे है ना, ये ऐसे आ रही थी, ऐसे इधर, ये अभी भी इधर ही आ रही है, कितनी वेलोसिटी से, 2 मीटर पर सेकंड से, और इसका सेंटर इस लाइन के अलोंग रहेगा यहाँ कहीं, ठीक, और ये इससे आकर कर गई कोलाइड, ऐसे कोलाइड कर गई, ठीक। समझ में आई बात। अच्छा, तो जब ये कोलाइड करी तो ये रहा इनका कॉमन नॉर्मल, है ना। इसके अलोंग इनकी वेलोसिटीज क्या हैं, इधर इसकी वेलोसिटी क्या है, देखो इधर इसकी वेलोसिटी कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड।
तो इधर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, मान लो ये एंगल है थीटा जो हमें नहीं पता, पर हम इसको निकाल सकते हैं। कैसे, ये वैल्यू क्या है, ये लेंथ क्या है r, और ये लेंथ क्या होगी 2r। इस ट्रायंगल का कुछ नाम दे दूं अगर मैं OAB, तो हम निकाल सकते हैं अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा, है ना। ये r प्लस r, ये क्या होगा 2r। तो बताओ इस वाले ट्रायंगल में हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा क्या है, OB बाय OA, है ना, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होगा, OB r बाय OA, 2r, r से r कट गया, 1/2, यानी थीटा कितना हो गया 30 डिग्री। यानी कि 30 डिग्री का ये एंगल है, और लाइन तो इन्होंने अपनी छोड़ी ही नहीं है, तो यहां पर ये एंगल भी क्या होगा 30 डिग्री होगा। ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री। अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो फिर ये एंगल भी क्या होगा 30 डिग्री होगा। ठीक, आओ इन दोनों की वेलोसिटीज के कंपोनेंट्स निकालें, अलोंग कॉमन नॉर्मल एंड अलोंग कॉमन टेंजेंट। ये इसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है ना। तो इस तरफ कितनी होगी 4 cos 30 डिग्री, cos 30 होता है √3/2, तो 4 इंटू √3/2 यानी 2√3, और इस तरफ कितनी होगी 4 sin 30 डिग्री, sin 30 होता है 1/2 यानी 2 मीटर पर सेकेंड। ये इसके कंपोनेंट्स आ गए। ठीक है, समझ में आई बात, ओके। ये 2 है ना, इसकी ये वेलोसिटी इधर कितनी है 2, तो इधर कितनी होगी 2 cos 30, cos 30 होता है √3/2, तो ये कितनी हुई √3, और ये कितनी होगी 2 sin 30 यानी कि 1, क्योंकि sin 30 होता है 1/2। ये था 4 kg, क्यों मिटा दिया हमने, समझ में आई बात। तो इन दोनों की वेलोसिटीज हमने निकाल ली अलोंग कॉमन नॉर्मल एंड अलोंग कॉमन टेंजेंट। अब हमें बनानी है अपनी इक्वेशंस हम बनाएंगे। इक्वेशंस बनाने के लिए जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में सीखा था कि एक तो हमारी इक्वेशन बन जाती है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाली इक्वेशन से, दूसरी हमारी इक्वेशन बन जाती है मोमेंटम कंजर्वेशन से, है ना। तो चलो इक्वेशन बनाएं। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है 1/3, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है 1/3। अच्छा, क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगाना है अलोंग कॉमन नॉर्मल, क्योंकि उसी के अलोंग वेलोसिटीज चेंज हो रही हैं। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हमें बिल्कुल नहीं पता, तो मान लो v2 माइनस v1। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दोनों पास आ रही है एक दूसरे से, कितनी वेलोसिटी से, कॉमन नॉर्मल के अलोंग 2√3 प्लस √3। अब पास आने वाली को पॉजिटिव लेते हैं। अगर आपको इन सब चीज़ों में कंफ्यूजन है तो पिछले लेक्चर जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है बहुत डिटेल में जहाँ पर सब कुछ पढ़ाया गया है उसको देख लेना जाके। ठीक, तो v2 माइनस v1 इज व्हाट 1/3, ये 3√3, एक 3 से 3 कटेगा, सो v2 माइनस v1 इज 1/√3। एक इक्वेशन हमारी बन गई है। ठीक, दूसरी इक्वेशन हम मोमेंटम कंजर्वेशन से ले लेंगे। मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग कॉमन नॉर्मल एंड अलोंग कॉमन टेंजेंट, कहीं भी लगा सकते हो। ठीक है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग कॉमन नॉर्मल जरा लगाया जाए। इधर आ रहा है ये इधर आ रहा है, दोनों वेलोसिटीज अपोजिट डायरेक्शन में है, तो कैसे रहेगा, इसका मास है 2, तो 2 इंटू 2√3 माइनस इसका मास है 4 इंटू इसकी वेलोसिटी इधर कितनी है √3 इक्वल टू 2v1, इसकी वेलोसिटी हमने क्या ली है v1, है ना, 2v1 प्लस 4v2। समझ में आई बात, 2 4, ओके। अभी v1 v2 क्लियर हो जाएगा। ठीक, सो ये कट गया, क्यों 4√3 माइनस 4√3 0। इसका मतलब है यहां से भी 2 कॉमन आके उड़ा दिया, v1 प्लस 2v2 इक्वल टू क्या आया 0। सेकंड इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करा जाए, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करो। इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैंने ऐड किया, v1 को v1 के नीचे रख देते हैं, प्लस v2 इक्वल टू 1/√3, ये कैंसिल हो गया, क्या मिलेगा 2v2 प्लस v2, 3v2
3v2 इक्वल टू 1/√3, v2 इक्वल टू 1/3√3, v2 इक्वल टू 1/3√3। ठीक है, अब बारी आती है v1 की। v1 कैसे निकालेंगे? v1 निकालेंगे, इसमें v2 की वैल्यू डाल दो, है ना। v2 थोड़ा सा अलग आ रहा है, कल ही बैच में मैंने ये क्वेश्चन कराया है। थोड़ी कैलकुलेशन चेक कर लें बच्चों एक बार अपनी। पहली इक्वेशन देखो सबसे पहले तो, ये सही बनी है या नहीं। v2 माइनस v1 इक्वल टू 1/3, स्टेप वाइज करते हैं जरा इसको। 1/3 इक्वल टू v2 माइनस v1/3√3, 3 से 3 कैंसिल, v2 माइनस v1 इज √3। v2 माइनस v1 इज √3, हमने इसको ले लिया 1/√3, कोई बात नहीं, चलो छोटी सी मिस्टेक है, ज़्यादा लंबा काम नहीं। तो क्या क्या बनेगा यहाँ पे? यहाँ पे बनेगा बच्चों, यहाँ पे बनेगा आपका 3v2 इक्वल टू √3, सो v2 विल बी √3/3, √3 से एक √3 कटेगा तो v2 होगा 1/√3। हाँ, ये इसका करेक्ट आंसर आया था, 1/√3 मीटर पर सेकेंड। ठीक, समझ में आई बात? अच्छा, v2 यहाँ पे पुट करो, v2 यहाँ पे पुट करो तो 1/√3, v2 की वैल्यू माइनस v1 प्लस 1/√3 इक्वल टू √3, तो माइनस v1 इक्वल टू √3 माइनस 1/√3, √3 इंटू √3, 3 माइनस 1 2, माइनस v1 कितना आ गया? माइनस 2/√3। v1 कितना आ गया? माइनस 2/√3, जिसका मतलब ये है बच्चों, इसको माइनस में आने का मतलब क्या है कि हमने इसकी जो पॉजिटिव डायरेक्शन मानी, वो पॉजिटिव डायरेक्शन इसकी, मतलब हमने जिसके अलोंग इसकी वेलोसिटी को माना, एक्चुअल में इसकी वेलोसिटी उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। यहां पर मैंने जो साइन कन्वेंशन यूज करी, जरा ध्यान से देख लेना, इसको मैंने माना पॉजिटिव, इसको मैंने माना नेगेटिव। अब इस आंसर का मतलब क्या है कि v2 जो है वो आई 1/√3, v2 यानी कि ये वाली जो बॉडी है, ये वाली बॉडी आई, इसी की वेलोसिटी v2 लिए ना, क्योंकि 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, इस वाली बॉडी की वेलोसिटी आई पॉजिटिव, यानी ये तो इसी डायरेक्शन में जाएगी। इसकी वेलोसिटी आई नेगेटिव, यानी ये इससे टकरा के वापस बोलेगी इतनी वेलोसिटी से। समझ में आई बात आपको? माइनस 2/√3। अगर मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक दोबारा नहीं करी है तो चेक कर ले, चेक करने में क्या बुराई है, बहुत अच्छी आदत है। 3 - 1 2, 2/√3 बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटीज की वैल्यू यहाँ पे हम लिखी रहने देते हैं। आगे क्या पूछा है बच्चों? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस किस डायरेक्शन के लिए? अब काइनेटिक एनर्जी लॉस अगर आपको निकालना है तो आपको किस डायरेक्शन की इक्वेशंस लगानी है? कॉमन टेंजेंट के अलोंग तो वेलोसिटी चेंज हुई ही नहीं है और मास तो चेंज होता ही नहीं है, तो कॉमन टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ है, तो कॉमन टेंजेंट के अलोंग काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। काइनेटिक एनर्जी चेंज किधर होगी? कॉमन नॉर्मल के अलोंग। और आपको बताया है कि कोलिजन से पहले काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, बाद में कम होती है, क्योंकि कुछ काइनेटिक एनर्जी बॉडी को डिफॉर्म करने में यूज हो जाती है। तो के ई लॉस कितना होगा? के ई लॉस होगा के ई इनिशियल माइनस के ई फाइनल अलोंग कॉमन नॉर्मल। के ई इनिशियल कितना है कॉमन नॉर्मल के अलोंग? कॉमन नॉर्मल के अलोंग के इनिशियल है हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ m v स्क्वायर माइनस बाद वाला कितना है? हाफ इसका v1 2 ये प्लस इसका हाफ m v स्क्वायर। समझ में आई बात? इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, इसको यहां पे सॉल्व करो, कितना आएगा? 3 × 4 12, 2 से 2 कट गया,
12 प्लस ये यहाँ पे बचेगा 2, 3 इंटू 2 6 माइनस यहाँ पे कितना बचेगा, 2 से 2 कट गया, 4/3 2 1/3 प्लस 2/3 12 प्लस 6 18 माइनस 2 16 जूल, यानी कितना काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ, 16 जूल। ठीक है बच्चों, क्लियर। तो ये था आपका 2 डायमेंशनल कोलिजन। बहुत सिंपल तरीके से आप इसको हैंडल कर सकते हो। पता नहीं बच्चे इससे क्यों डरते हैं, बिल्कुल आपको डरने की जरूरत नहीं है। खूब प्रैक्टिस करो, खूब मेहनत करो। मैं आपसे मिलूंगा इसी सीरीज के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।